हेलो बच्चों। आज मैं 11th क्लास का जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल और रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा जेस के बारे में यहाँ से आपको डिस्कस करूँगा। जे थॉम्सन ने सबसे पहले एटम का मॉडल प्रपोज किया था। एक्चुअली जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं, जो कि उनकी बात यहाँ पर रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि अब एटम में यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। किंतु जे थॉम्सन ने एक और बात को भी डिस्कवर कर दिया, मीन्स प्रूफ कर दिया। डिस्कवर तो नहीं कहना चाहिए, प्रूफ कर दिया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जो कि जॉन डाल्टन ने भी यही बात बोली थी कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जे थॉम्सन ने इसके लिए एक एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया और एटॉमिक मॉडल को ऐसा माना कि वो स्फेरिकल है, राउंड शेप का है, और यहां तक कि उनने इसकी रेडियस को भी फाइंड आउट कर दिया कि इसकी रेडियस -10⁻⁻10 मीटर होती है। अब ये जो रेडियस है जे थॉम्सन ने कैसे फाइंड आउट किया, तो आप मेरे उस प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन किया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज को डिटरमाइन किया उस फार्मूले में आर भी है। तो कहीं ना कहीं पर जॉन डाल्टन कहीं ना कहीं पर जे थॉम्सन ने इनडायरेक्टली मेथड का यूज करके और रेडियस को भी फाइंड आउट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इसी चैप्टर में अपन आगे भी देखेंगे कि रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है। खैर, रेडियस को फाइंड आउट करने के बाद जे थॉम्सन के माइंड में यह आया कि एटम कैसे हो सकता है। उसका मानना था कि एटम जो है सपोज के पूरा वाटरमेलन की तरह होता है, जैसे वाटरमेलन में रेड कलर का मास होता है। रेड कलर का जो मास होता है उसको इसने प्रोटॉन का मान लिया था कि प्रोटॉन है, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन। और दूसरा हमने माना कि भाई या तो आप इसको वाटरमेलन की तरह मानो, वाटरमेलन मींस इसमें रेड कलर पूरा प्रोटॉन है, और जो सीड्स हैं, जैसे ये सीड्स मान लेते हैं, ये सीड्स मान लेते हैं, ये सीड्स मान लेते हैं, यहां पर सीड्स मान लेते हैं। तो उनका मानना था कि जो ये सीड्स हैं, सीड्स लाइक इलेक्ट्रॉन, सीड्स को उसने इलेक्ट्रॉन के रूप में माना। जे थॉम्सन ने कहा कि वाटरमेलन की तरह इसको मान सकते हो, या प्लम पुडिंग मॉडल मान सकते हो, या रेजिन प्लम मान सकते हो, प्लम। ये जो, या क्रिसमस पुडिंग मान सकते हो। ये क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग यह होता है कि जैसे अपन कई बार ऐसा हलवा वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर अपन ड्राई फ्रूट को रख देते हैं, ड्राई फ्रूट। तो जे थॉम्सन ने कहा जैसे ड्राई फ्रूट रखा जाता है, जैसे रेजिन मीन्स किशमिश, अगर कोई अपन बनाते हैं डिश वगैरह, केक वगैरह बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, तो उसके ऊपर अपन किशमिश वगैरह छिड़क देते हैं, रेजिन छिड़क देते हैं। वैसे ये जो पूरा नीचे का केक है या हलवा है, इसको मान लो प्रोटॉन, और इसके ऊपर जो आपने रेजिन या ड्राई फ्रूट को छिड़क दिया है, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। या तो आप वाटरमेलन की तरह मानो, पूरा एटम वाटरमेलन की तरह होता है, इसमें पूरा रेड जो कलर है पार्ट है वो प्रोटॉन है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान लो। इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के होने पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को उस समय तो मान्यता मिल गई, और जे थॉम्सन को यहाँ तक कि इसकी एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भी देखा, और मॉडल को प्रपोज करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। किंतु यह मॉडल ज़्यादा दिन तक एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और इसकी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसका वो यही है
केस ने बस इसको बताया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, जो कि जॉन डाल्टन ने भी यही बात बोली थी। उसके बाद ये बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो ये था जे थॉम्सन का वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। अब क्या हुआ था कि अब अपन चल रहे रेडियो, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रख करने जा रहा हूं। अब जो है मेन डिस्कवरियां अब एटम के बारे में चालू हो जाएंगी। क्या हुआ था कि मीन्स एक जो न होके घटना घटने वाली घटना हुई थी बेकलर के साथ। बेकलर पर्टिकुलर उसके ऊपर स्टडी नहीं करा था। बेकलर ने क्या करा था, पोटेशियम यूरो और सल्फेट को लिया था। पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट। एक्चुअली बेकलर, मैंने उसका नाम भी लिख रहा हूं, बेकलर क्या करा था, बेकलर कोई काम कर रहा था। उसका जो लकड़ी का जो टेबल होता है उसमें ड्रावर होता है, काम करते वो इसके एक्चुअली इस मिनरल के ऊपर स्टडी कर रहा था। किससे, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट के ऊपर स्टडी करना चाह रहा था, मिनरल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था कि इनके क्या कैरेक्टर वगैरह होते हैं, जो भी सोच के कर रहा था वो स्टडी कर रहा था एक्चुअली। और फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि यूरोपियन लोग और अभी भी कहीं पर अपन जाते तो वो किसी इवेंट को देख रहे होते हैं या कोई फैक्ट को देख रहे होते हैं तो उसका फोटो खींच रहे होते हैं। वो लोग क्या करते, अपने साथ कैमरा रखते थे। और पुराने जमाने में कैमरा कुछ इस तरीके का हुआ होता था, बहुत बड़ा कैमरा होता था, आगे से इस तरीके से फ्लैश के लिए लाइट होती थी और यहाँ ऊपर एक बटन लगा रहता था और इस साइड से फोटोग्राफिक प्लेट इस तरीके की होती थी, एक अलग एक एक करके डालनी पड़ती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, उसको इसके अंदर डालना पड़ता था। वो फोटोग्राफिक प्लेट कैसे हुआ करती थी, जो आजकल आप एक्सरे की फोटोग्राफी देख रहे हो बिल्कुल वैसी प्लेट, जो नेगेटिव देखते हैं एक्सरे की जो आपको पास फिल्म दी जाती है वैसी होती थी। पेपर में ऊपर इसके ऊपर एक पेपर रहता था, उसको निकाल के इसके अंदर डालना पड़ता था, फिर फोटो खींचते थे, यहां तक फ्लैश को दबाते थे। तो बेकलर ने उसको फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, उसके ड्रावर में रखी हुई थी और उसने क्या करा था, इस मिनरल को पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, कहीं उसको काम वगैरह के लिए निकलना पड़ा तो ब्लैक पेपर में उस यूरेनियम पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट को उसमें रेप करके लपेट के और रख के चल दिए। कुछ दिन के बाद जब वो आए, उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को देखा तो वो इफेक्टेड हो चुकी थी। वह शॉक्ड हो गया कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ये काय का शेप बन गया है और ये खराब कैसे हुई। बाद में उसको समझ में आई कि ये जो मैंने ब्लैक पेपर में पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट को लपेट के रखा है, ये उसकी इमेज यहां पर आ गई है। बस इस वर्ड को लेकर बेकलर ने यह बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप कंटिन्यूअसली इनविजिबल रेज को इमिट करते हैं। इस फिनोमिनन को उसने रेडियो एक्टिविटी कहा और इस तरीके के मटेरियल जो अपने आप इनविजिबल लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उनको उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा। अकॉर्डिंग टू द बेकलर, some materials or elements emitted invisible light continuously by own. Such type of the elements or material is known as radioactive material and phenomenon is known as radioactivity. इस तरीके से उसने रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिनन को बताया। बेकलर ने ये जो रेज निकली उसको बोला गया बेकलर रेज, उसका नाम भी रखा गया बेकलर रेज। किंतु इस रेज की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने इन रेज का स्टडी करी। स्टडी करने के लिए उन्होंने यह देखने की कोशिश करी कि ये रेज का इलेक्ट्रिक
फील्ड में बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा है। हालांकि रदरफोर्ड के बाद बहुत से और साइंटिस्ट भी थे, जैसे आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, पियरे क्यूरी, उन्होंने भी इसके ऊपर डिस्कवरी करी, परंतु उनके ऊपर स्टडी करी। क्या करा, रदरफोर्ड ने एक लेड बॉक्स लिया, लेड का बॉक्स लिया और इस लेड के बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा और एक यहां पर प्लेट लगा दी और इसमें छोटा सा इसमें गैप कर दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट प्लेट लगा दी और यहां पर उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी और यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और नीचे एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। रदरफोर्ड शॉक्ड हो गया, कुछ रेस यहां पर आ रही है चमक के और यहां पर आके टकरा रही है, मैं मान लेता हूं यूं आई, और बिल्कुल वैसा ही रेड ग्लो करती हुई यहां पर आके टकराई और ब्लैक स्पॉट कर दिया। और दूसरी रेस इसी में से इस साइड आई और उसने भी आके ब्लैक स्पॉट कर दिया। इसके ब्लैक स्टिग्मा और इसके ब्लैक स्टिग्मा में या स्पॉट में के एरिया में काफी डिफरेंस था और एक छोटा सा जो बिना डिस्टर्ब हुए यहां पर आके छेद करके रुक गए, वो उससे भी बहुत छोटी थी। तब रदरफोर्ड के माइंड में आया कि ये जो नेगेटिव, उसने नाम दिया, नेगेटिव वाली पॉजिटिव की ओर जा रही है, बीटा रेस, और जो पॉजिटिव वाली है वो तभी नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी, यहां नेगेटिव टर्मिनल करता हूं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी, इसको दिया अल्फा, अल्फा बीटा और इसका नाम दे दिया गामा। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रेस को फाइंड आउट कर दिया और उनके कैरेक्टर के बारे में बताया। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के हैं, बीटा नेगेटिव के हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसके बाद और ज्यादा स्टडी की गई कि भाई अल्फा पार्टिकल्स में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तो पता चला कि भैया इसका मास हीलियम के मास के बराबर और चार्ज जो है इसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज है और मास हीलियम एटम के बराबर है, तो इसको इसी तरीके से हीलियम एटम की तरह इसको रिप्रेजेंट किया। और बीटा के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है और इसको ई नॉट करके बता दिया, मैं नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और मास 0, नेगेटिव चार्ज, मास 0 है। और गामा रेस को रिप्रेजेंट किया, गामा रेस को, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, गामा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यहां पर 0 यानी कि मास 0, मास भी बिल्कुल कम था और चार्ज 0 है, इसको नोट यहां पर लगा देते हैं। इस तरीके से इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पर आपको हीलियम हो और उसके ऊपर +2 चार्ज हो तो मतलब वो अल्फा पार्टिकल को बता रहा है, और -1 और ई ऊपर नोट लगा हुआ हो तो इसका मतलब है वो किसको, बीटा रेस को बता रहा है, और ये गामा रेस को बताना है। इसके ऊपर नहीं मास है और नहीं चार्ज है, ये न्यूट्रल है। ये कैसी है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली है, इसका नेचर पॉजिटिव है, और इसका कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव, और इसका कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज। अब इनके कैरेक्टर बहुत सारे दिखाई देंगे, जैसे हम अल्फा, मेरे इस बात को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर, अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर बीटा रेस के कंपैरिजन में 100 टाइम होती है, 100 टाइम आयनाइजेशन करना, और गामा रेस के कंपैरिजन में आयनाइजेशन करने की पावर इसकी 1000 टाइम होती है। अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड कम होती है,
लाइट के कंपैरिजन में इसकी स्पीड 1/10 पार्ट होती है। लाइट के कंपैरिजन में स्पीड 1/10 पार्ट होती है। और बीटा की स्पीड लाइट के कंपैरिजन में लगभग लाइट के बराबर होती है, लगभग, यानी कि अबाउट नियर टू स्पीड ऑफ द लाइट, किंतु गामा की नियर टू द लाइट। यहां मैंने आयनाइजेशन पावर बोली, अब मैं पेनिट्रेशन पावर बोल रहा हूं। इसकी पेनिट्रेशन पावर बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है? बहुत कम होती है। मतलब ये बीटा रेज जो है 0.01 मिली एल्युमिनियम फॉइल से इसको स्टॉप किया जा सकता है, किंतु इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है और इसको 100 mm वाली हम वाली एल्युमिनियम फॉइल से स्टॉप कर सकते हैं। और इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? एक्सरे जितनी होती है करीबन करीबन। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने बताया, मास इसका मास कितना होता है? इसका मास हीलियम के एटम के बराबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर लगभग होता है और इसका मास बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम, और इसकी स्पीड बता चुका मैं। जब रदरफोर्ड ने इन अल्फा बीटा गामा रेज का स्टडी करी, उसके बाद रदरफोर्ड इसी अल्फा पार्टिकल का यूज करेगा और एटम के अंदर क्या है उसकी स्टडी करेगा। तो आपको रदरफोर्ड के मॉडल और उसके ड्रॉबैक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।